नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन आपका जो होगा उसके लिए हम पेड क्विज वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। आरओ के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप एडमिशन की पूरी जानकारी ले सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे इसमें गलत युग्म को चुनना है। गलत युग्म इस रेफरेंस में कि हमारे पास कुछ स्टेट्स के नाम लिखे हैं और उनकी कैपिटल लिखी हुई है ना। तो इसमें गलत है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ अपने आप में भी एक यूनियन टेरिटरी है। तो इन तीनों बातों को ध्यान रखेंगे, बाकी के विकल्प ठीक हैं, इनको देख लीजिए। इसमें देखें बियाफो ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस श्रेणी पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो कुछ हमारे हिमालयन रीजन में काफ़ी पॉपुलर ग्लेशियर्स हैं, हिमनद पूछे जाते हैं, तो देखेंगे इसका आपका ये जो काराकोरम रेंज है इसमें स्थित है बियाफो ग्लेशियर। और एक नदी निकलती है इस रीजन में, शिगार, उसका जो मतलब वाटर का सोर्स है वो बियाफो और ये बाल्टोरो जो है, ये दो ग्लेशियर्स हैं, उनके पिघले हुए पानी से बनता है। ठीक है, और मैप में इसको देख लीजिएगा, जो बाल्टिस्तान का रीजन है और उसमें यूनियन टेरिटरी जो ऊपर है लद्दाख की, वहाँ ये स्थित है। ठीक, ऑप्शन हम इसमें से डी को चुनेंगे। दो स्टेटमेंट फिर से है, सही को चुनना है। देखिए ये भी एक माउंटेनियस पास की बात हो रही है। ठीक है, खुंजराब पास जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, ये बिल्कुल ठीक बात है। हिमालयन काराकोरम रेंज में स्थित है। खुंजराब दर्रा पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है। ठीक, तो देखेंगे आप मैप इसको चाहे तो देख लीजिएगा, पाकिस्तान का जो हुंजा प्रोविंस है, ठीक है, इसको और चाइना के ये जिंगजियांग प्रोविंस जो है इसको जोड़ता है। ठीक, तो दोनों करेक्ट है हमारे। देखिए इस तरह की चीज़ों को प्लीज़ एक बार मैप में देख लिया करिए। फिर से 3 स्टेटमेंट है, इसमें सही को देखना है। देखिए अब हमारे पेनिनसुलर इंडिया में हम देखेंगे तो जो हमारे पासेस हैं, जैसे हमने हिमालयन रीजन में देखा तो उसको दर्रा कहते हैं, ठीक है, पास कहते हैं। यहाँ पे उसको घाट कहा जाता है, ठीक है, मुख्य रूप से। तो भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट केरल और तमिलनाडु से जोड़ता है। ठीक है, और सेन कोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम और मदुरै की जो सिटी, ये भी बेसिकली केरल और तमिलनाडु के मध्य ही है ना, इनको जोड़ता है। तीनों ही सही है इसमें। फिर से 3 स्टेटमेंट है, सही को देखना है। देखिए वेस्टर्न इधर मतलब ऐसा समझिए, जो हमारा मालाबार कोस्ट के अलॉन्ग वेस्टर्न घाट आप देखते हैं, ठीक है, तो इसको सह्याद्री के नाम से, सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। और वेस्टर्न घाट पूरा इटसेल्फ यूनेस्को में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी रजिस्टर्ड है। और अनाईमुडी है ना, अनामुडी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये गलत हो जाएगा। अनाईमुडी जो है ये वेस्टर्न घाट में देखेंगे तो सबसे ऊंचा है। पूर्वी घाट जो हमारा इधर ईस्ट कोस्ट पे है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, है ना। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे, इसमें सिर्फ 1 और 2 सही है। इसमें देखें किस शहर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा नदी बनाती हैं। तो गंगा नदी जहाँ से कह लीजिए स्ट्रीम उसकी स्टार्ट हो रही है, 2 नदियाँ आकर के मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। कहाँ पे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग कहाँ पे है? एक नगर पंचायत है बेसिकली, ये जो टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पे। ठीक, ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसमें देखें भारत में प्रायद्वीपीय नदियों के जल का स्रोत क्या है। ठीक, 2 प्रकार की जैसे हम नदियाँ पढ़ते हैं इंडिया में, जैसे पहली हिमालयन रिवर्स हो गई, दूसरा हो गया पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक, हिमालयन रिवर्स के जो सोर्सेज हैं वाटर के, वो क्या है? ग्लेशियर्स हैं मुख्य रूप से, और मानसून से जो रेनफॉल होती है ये। इन नदियों की विशेषता ये है कि इसमें जो है हर समय मतलब पानी की उपलब्धता होती है 12 महीने। परंतु वहीं पेनिनसुलर इंडिया यानी कि जो ये नीचे की नदियाँ देखेंगे, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, ये सब जो है, इसमें क्या है? मेन सोर्स ऑफ वाटर है रेनफॉल। इनमें इन नदियों में फ्लो देखेंगे तो मेनली मानसून के सीजन में ही देखा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इनका वाटर जो है वो स्टैग्नेंट होगा। ठीक, तो
सिर्फ और सिर्फ वाटर, ये ऑप्शन बी जो है रेनफॉल, इसको चुनेंगे हम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, हाईएस्ट वाटरफॉल। ये काफ़ी फेवरेट टॉपिक है यूपीपीएससी आयोग का। सबसे ऊंचा अगर हम बात करें तो ये है कुंचिकल वाटरफॉल्स, इसमें कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में है ये। बी विकल्प को चुनेंगे। इसका एवरेज जो एलिवेशन है वो लगभग 455 मीटर्स का है, ठीक। और आपको क्वेश्चन का आंसर ये बताना है कि कौन सी नदी इस जलप्रपात को बनाती है, इसको कमेंट करिए। देखिए ज्योग्राफी में आपने हॉट स्प्रिंग्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इसके रेफरेंस में है कि हॉट स्प्रिंग का निर्माण किससे प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा के परिणाम स्वरूप होता है। हॉट स्प्रिंग में मेनली क्या होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से आप देखेंगे तो रॉक्स में ऐसे वाटर होता है जो काफ़ी ज़्यादा एकदम बॉइलिंग टेम्परेचर से भी बहुत ज़्यादा ऊंचा उसका टेम्परेचर होता है। तो ऐसा इसलिए होता है हॉट स्प्रिंग्स का निर्माण कि हमारी पृथ्वी की जो भूतापीय ऊर्जा है ना, इस वाले को देखिए, भूतापीय ऊर्जा से हीटेड जो रॉक्स हैं वहाँ पर इनका निर्माण होता है, ठीक। और मतलब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में इनके आने से जो है ह्यूमन जो इंजरी भी हो सकती है, ठीक है। तो सिर्फ पहला सही है, ये बाकी के दो गलत हैं, ठीक। ऑप्शन बी को चुनेंगे, ओनली 1। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट मिनरल माइका जो होता है अभ्रक, इसकी खानें व्यापक रूप से किस जिले में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो जिले लिखे हैं ये झारखंड राज्य में है, जिसमें गिरिडीह, कोडरमा इसमें पाई जाती है। दुमका में नहीं है अभ्रक की मायने, ठीक है। गिरिडीह, कोडरमा, इसके अलावा जैसे ये रांची, धनबाद, ठीक है, गया, ये सब जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे ये माइंस पाई जाती है माइका की। अन्य जो राज्य हैं जहाँ पे ज़्यादातर हमारे माइंस पाई जाते हैं माइका के, वो जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इधर आपका बिहार में जैसे भागलपुर में पाया जाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अब देखें इसमें से कौन सी खनिज की खदानें मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में देखेंगे तो काफ़ी सारे हमारे ये मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें से बॉक्साइट, कॉपर, डायमंड, डायमंड के लिए जैसे पन्ना वगैरह फेमस है ना, लाइमस्टोन, कोयला, डोलोमाइट, सारे ही पाए जाते हैं। आगे है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन के बारे में सही कथन देखना है। इनको आप इंग्लिश में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इनका दूसरा नाम है मानसून फॉरेस्ट, या फिर ये हिंदी में मानसूनी वन भी इनको कह सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र जो भारत में है वहाँ पे इनकी उपस्थिति होती है। ये भी इनके फीचर हैं, सही है बिल्कुल। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे विश्व बैंक के बारे में 2 स्टेटमेंट है, कौन सा गलत है, गलत या सही क्या पूछा गया, बहुत ध्यान से देखा करिए। तो देखिए विश्व बैंक को पहले जो है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में जाना जाता था, ठीक है। ये कथन बिल्कुल ठीक है। IBRD कहते थे, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी। तो ये वाला भी ठीक है। वर्तमान में देखेंगे तो जो कुल इसके सदस्य हैं 189 हैं, और इसका मुख्यालय ध्यान दीजिएगा वॉशिंगटन DC में है, ठीक है, US में। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। सब कुछ इसमें सही है, गलत कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक वर्तमान में कौन है। तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, इसको ध्यान रखेंगे। वर्तमान में महानिदेशक इसके हैं गिलबर्ट F. होंगबो, ऑप्शन C, ठीक है। और जो है ये इसके सदस्यों की अगर हम बात करें तो लगभग 187 सदस्य हैं वर्तमान में। इसमें देखें सही कथन को चुनना है। 3 हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका मुख्यालय हेग में है, ठीक है, दी हेग में, ये बिल्कुल ठीक है। अभी श्रम संगठन का मुख्यालय हमने जिनेवा आपको बताया था। यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, ये गलत है, ये है आपका पेरिस में, ठीक है, फ्रांस। तो पहला और दूसरा सही होगा बस। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ये क्रिकेट परिषद है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो क्रिकेट वगैरह का आयोजन करते हैं, तो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है ये, यहाँ पे लिखा है। इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी ये बताना है, ठीक। तो ये किया गया था जून 1909 में, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, दुबई, ठीक है, UAE में। इसमें देखें IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डेटा बुक में निम्न की सूची होती है। तो इंटरनेशनल यूनियन
फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना, एक ये समूह है, नेचुरल रिसोर्सेज करके पूरा नाम होता है। तो ये रेड डेटा बुक एक प्रकाशित करते हैं जिसमें जो पौधे और पशु प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं सिर्फ वो शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे ऑप्शन ए में लिखा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट में मौजूद स्थानिक पौधे और पशु प्रजातियां, ये सब नहीं होते। ठीक, ऑप्शन सिर्फ दूसरा करेक्ट होगा। इसमें जैसे कैटेगरीज होती हैं कई सारी, जो यहाँ पे संकटग्रस्त पौधे या पशु प्रजातियां हैं उसकी कई सारी कैटेगरी, जैसे ये थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, है ना, एक्सटिंक्ट, ये सारी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, करीब 8-9, तो इनकी सूची होती है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसमें से किस संस्थान की खाद्य सहायक शाखा है? तो 1961 में यूनाइटेड नेशंस ने ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है इसको स्टार्ट किया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि जहाँ पे मतलब विश्व में हंगर वाली स्थिति है, लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं है, उस तरह की खाद्य समस्या जो है उसको समाप्त करने की दिशा में जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होता है उसको दिया जाए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ इसकी स्थापना हुई थी। तो ये यूएन का एक ब्रांच है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये इटली में है ना, रोम। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में वर्ष 2020 में ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसमें देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो भोजन के प्रबंधन और खाद्यान्न के वितरण की प्रणाली के रूप में विकसित हुई, उसको 1997 में इसमें से किस नाम, यहाँ पे ब्लैंक में भरेंगे, और इसका पूरा नाम दिया गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसके रूप में फिर से शुरू किया गया था। ठीक है, तो देखिए पीडीएस का सिस्टम जो था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें फूड ग्रेन्स वगैरह मतलब सरकार के द्वारा अलग अलग टाइम पीरियड में असिस्टेंस के रूप में जो गरीब लोग थे उनको प्रोवाइड किया जाता रहा है। अराउंड जून 1992 में एक स्कीम चलाई गई थी, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां से ये मतलब एक प्रॉपर रूप से पीडीएस भारत में काम कर रहा है। उसके बाद 1997 में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए भारत सरकार ने, उसका नाम दिया गया टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे उसी की बात हो रही है। तो इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स में जो है भरेंगे क्या, ऑप्शन यहाँ पे डी वाला। ठीक है, लक्षित। अब इसमें क्या हुआ कि जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया गया, उसमें जो गरीब लोगों को मुख्य रूप से फोकस में रखा गया, और जो ये राशन की दुकानें होती हैं जिसमें राशन कार्ड के अंतर्गत जो फूड ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे बहुत ही सस्ते दामों में, उसमें 2 कैटेगरीज टारगेटेड में डिवाइड की गई। एक थे कि हाउस होल्ड जो कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है ना, ठीक है, तो उनको एपीएल कहा गया, एबव पॉवर्टी लाइन, और जो पॉवर्टी लाइन से यानी गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको बीपीएल कहा गया। ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये इसके लक्ष्य थे, इसको भी ध्यान रखिए। इसमें देखें कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक मिशन नहीं है। ठीक है, भारत सरकार ने क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज स्टार्ट किया था 2008 में। ठीक है, इसमें जो है जितने भी गोल थे कुल 8 इनकी संख्या है, उसमें से यहाँ पे नेशनल मिशन फॉर अ क्लीन इंडिया नहीं है, है ना, उसमें एक नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है ना, वो कंपोनेंट है। बाकी जो 3 और लिखे हैं, और बाकी पूरी लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय परियोजना किसके लिए शुरू किया गया? तो 1997-98 के टाइम पीरियड में इसको स्टार्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चे हैं जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, है ना, उनके छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण जो है ये मिडिल और ये अपर लेवल की जो स्कूलिंग होती है, शिक्षा, उसको प्रोवाइड किया जाए और उनको फर्दर रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जाए। सिर्फ पहला ये जो है ये करेक्ट होगा। सभी राज्यों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्यक्रम ये सब नहीं था। ठीक, सिर्फ पहला सही है। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक भारत सरकार की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के अंतर्गत आता है? तो वर्ष 2010 में, अप्रैल 2010 से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो डिपार्टमेंट ऑफ ये फर्टिलाइजर है ये चला रहे हैं, जिसमें फिक्स रेट ऑफ सब्सिडी जो है पर केजी के हिसाब से अनाउंस की जाती है। जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट बेस और पोटास बेस और एक सल्फर बेस, है ना, इन 4 पे मिलता है। तो उसमें पूछना है कि यहाँ पे चूंकि जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं सब फॉस्फेटिक ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तो इन सब पे तो खैर मिलेगा ही, है ना। तीसरे ये 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन को चुन लेंगे। एक बार इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और देख लीजिएगा। इसमें देखें अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
पायलट आधार पर इसमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 2018 में ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है ESIC, इन्होंने स्टार्ट किया था। जो लोग जैसे अलग अलग कार्यों से बेरोजगार हो चुके थे तो उनके रेफरेंस में ये स्कीम स्टार्ट की थी। धीरे धीरे इसको कोविड-19 पैंडेमिक में भी एक्सटेंड किया गया था, तो उसी के बारे में है ये। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। इसमें है कि लेसेथो जो कि एक स्थल अवरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखेंगे विश्व भर में लगभग कई सारे देश हैं, लगभग जो है 45 प्लस हैं, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। लैंड लॉक कंट्रीज हैं कुल, तो उसी में से एक लेसेथो भी है जो कि साउदर्न अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन इन्होंने यूरोप टिक किया हुआ है लेकिन ये है अफ्रीका में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें देखें किस देश का पुराना नाम हॉलैंड है ना? हॉलैंड आप पहले सुनते होंगे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नीदरलैंड का पुराना नाम। इसमें देखिए कौन सी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं है, ठीक है। कई देशों के मध्य जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बनी गई हैं, ठीक है, उनके रेफरेंस में आप पढ़ते हैं। तो जैसे डूरंट लाइन आप देखते हैं इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है उसको बोलते हैं। इसमें मैजिनॉट लाइन जो है ये इनके बीच में है, इसमें यूरोप में फ्रांस और जर्मनी के मध्य, ठीक है, मैनिजॉट। और ड्रेसडेन ऐसा कुछ नहीं है। 38th पैरेलल जो है देखेंगे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मध्य है, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। अब इसमें सही युग्म चुनना है। कुछ देशों के कुछ चर्चित नाम है ना, वहाँ पे उस चीज़ की अधिकता होने के कारण। तो जैसे नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं, नहरों का देश पाकिस्तान है, काफ़ी सारी नहरें यहाँ पे हैं जो सिंचाई में मुख्य रूप से इस्तेमाल होती हैं। और विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को, है ना, ये वहाँ लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ब्राज़ील नहीं है। तुर्की देश की सीमाएं किस सागर से लगती हैं ये बताना है। मैप में इसको एक बार देख लीजिएगा प्लीज़। ब्लैक सी, एजियन, मारमारा और मेडिटेरियन, ये सब से लगती है, ठीक है, चारों ही करेक्ट हो जाएंगे। अब निम्नलिखित में से पृथ्वी के भाग बताना है। तो वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये सारे कंपोनेंट पृथ्वी के ही तो हैं, सब कुछ करेक्ट होगा। इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेटम रेखा को परिभाषित करता है, ठीक है। तो डेटम रेखा बेसिकली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समुद्र तल से क्षैतिज रेखा एक होती है जहां से सभी ऊंचाई और गहराई की माप की जाती है ना। ऑप्शन सिर्फ एक करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का दूसरा नाम ये नहीं है। अगला देखिए सुशिमा महासागर धारा, है ना, मतलब ये ओशियनिक करंट जो होती हैं, कोल्ड और ये वार्म आप पढ़ते हैं ना, तो उसी में से तोशिमा जो है ओशियनिक करंट किसकी ब्रांच है? कुरोशिया धारा आप देखते हैं ना कि इधर वेस्ट कोस्ट ऑफ जापान जो है इधर स्थित है, उसका ही एक ब्रांच है ये। ऑप्शन ए। इसमें देखें निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक सैलिनिटी यानी कि जो लवणता है ये पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा सैलिनिटी आपको मिलेगी टर्की में है लेक वॉन, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। लगभग ये 330% इसकी सैलिनिटी होती है विथ रेफरेंस टू वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के बारे में बात हो रही है। ये एक रंगहीन पानी में घुलनशील गैस होती है जिसमें एक तीखी गंध आती है, ठीक है। और प्राकृतिक स्रोतों, इसके जो नेचुरल सोर्स है जहाँ से ये इमिट होती है, तो भूतापीय गतिविधि शामिल है इसमें, है ना, यानी कि जो हमारा ये मतलब जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ से कहीं, ये स्पेशली जो माउंटेनियस रीजन्स में देखते हैं वहाँ से निकलती है, और उस एक्टिविटी से भी इसका जो है एमिशन होता है। और इसको नग्न आँखों से देखा जा सकता है लिखा है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है, दिस इज़ नॉट विजिबल। सिर्फ पहला और दूसरा सही होगा। इसमें देखें कणीय वायु प्रदूषकों के तरल रूप इसमें से कौन कौन से हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूटेंट में जो आप पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स पढ़ते हैं तो दो कैटेगरी होती है, एक सॉलिड है और एक लिक्विड। सॉलिड जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स, उसमें आ जाएगा डस्ट, स्मोक, इसके अलावा जैसे फ्लाई ऐश, ये सब हो गया। लिक्विड में आएगा मिस्ट और स्प्रे, है ना, धुंध और स्प्रे। इसमें देखिए हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, ठीक। हाइड्रोकार्बन को जैसे जब आप एक डेफिनेशन के रूप में पढ़ते हैं तो क्या होता है ये कि जो हाईली ये मतलब इसमें ज्वलनशीलता, इसे हिंदी में समझे तो बहुत ज़्यादा होती है। इसके जलने पे प्रोडक्ट मतलब जो इसके प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट,
ठीक, इस रूप में आप ये हाइड्रोकार्बन को जानते हैं। ठीक, तो सबसे हाईली इफेक्टिव सोर्स ऑफ फ्यूल के रूप में माना जाता है हाइड्रोकार्बन। इसके अलग अलग एग्जांपल्स जो आप देखते हैं डे टू डे लाइफ में। अब मुख्य रूप से जो हाइड्रोकार्बन का नेचुरल सोर्स है वो क्या होता है? पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम क्या है? क्रूड ऑयल। यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा एक छोटे से तौर पे, बाकी डिटेल में चाहे तो पढ़ लीजिएगा इसको। आगे है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में सदैव निम्नलिखित में से क्या होता है? तो फोटोकेमिकल स्मॉग एक प्रकार का पॉल्यूटेंट है। कैसे बनता है ये? मतलब एक प्रकार का एयर पॉल्यूटेंट है। एग्रीकल्चरल वेस्ट के जलाने से और जो हमारे वेहिकुलर एमिशन है, गाड़ियों मोटर के जो धुएं में निकलते हैं, उससे निकलने वाला एक प्रकार का एयर पॉल्यूटेंट है, जो कि सनलाइट से रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या शामिल होगा? ओजोन। ठीक है, O3। इन चीज़ों को प्लीज़ थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट ही है यहाँ पे। अब देखिए जो हमारे पर्यावरण की परत है ना, सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ओजोन लेयर, जो हमें ये हार्मफुल जो रेडिएशन है सनलाइट उससे बचाती है। तो अब लेयर जो है इसको यूनिट है मापने की डॉब्सन। तो वही कह रहा है कि ओजोन परत में अगर मान लीजिए क्षरण होता रहा लगातार, तो जो ओजोन होल की घटना पड़ते हैं उसको बनने के लिए ओजोन की सांद्रता जो है कितनी होनी चाहिए? तो ऐसी स्थिति में अगर 220 डॉब्सन यूनिट से कम हो जाएगा इसकी लेयर, है ना, तो उसको क्लासिफाई करते हैं ओजोन होल के रूप में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए को चुनेंगे। इसमें देखिए कौन से जल प्रदूषक हैं, है ना, वाटर पॉल्यूटेंट के सोर्सेस। तो क्रोमियम, सिल्ट, आर्सेनिक, ये सब होते हैं। ग्लेशियर नहीं होगा। ग्लेशियर तो देखेंगे सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर का जो स्टोरेज है इनमें पाया जाएगा, है ना, नदियों के सोर्सेज हो सकते हैं ये सब। ठीक है, वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है ये। इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उत्तर प्रदेश में गंगा में सर्वाधिक मात्रा में अपशिष्ट जल उत्पन्न करता है? तो उत्तर प्रदेश में जो रिसेंट डेटा है उसमें देखेंगे तो जिन जिन जिलों से गंगा नदी गुजरती है उनके किनारे जो ये पल्प और पेपर इंडस्ट्री है, इससे बना हुआ जो अपशिष्ट जल है उसका डिस्चार्ज इन रिवर्स में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन बी। अगला देखें, अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन का संबंध किसकी उपस्थिति से है? तो होता क्या है कि जब बहुत ज़्यादा एमिशन ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वैसी स्थिति में जो बारिश होती है उसको आप एसिड रेन के बारे में, मतलब एसिड रेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अब सल्फ्यूरिक एसिड को हम इसमें एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा एसिड रेन के बारे में डिटेल में देख लीजिए एक बार। इसमें देखिए केंद्र सरकार के द्वारा गठित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो हैं, है ना, उनसे संबंधित रिकमेंडेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने ये जो मतलब कमीशन ही कह दीजिए, इस कमीशन को गठित किया था 1983 में। ठीक है, सरकारिया कमीशन को। इसका नाम इस वजह से पड़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे रंजीत सिंह सरकारिया, ठीक है, वो इसके अध्यक्ष थे, तो उनके नाम पे पड़ा था। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज के इस वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को प्लीज़ देख लीजिए, जो मैप में हमने क्वेश्चन मैप के देखे थे या जिन क्वेश्चंस को बताया गया है स्पेशली पढ़ने के लिए, प्लीज़ उसको कवर कीजिए। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।